एक गहरी सांस, फिर 3 सेकंड का भारी सन्नाटा और अ, एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज। किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए ना किसी हथियार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये 3 चीजें काफी हैं। आमतौर पर जब भी खौफनाक घटनाओं का जिक्र होता है तो दिमाग में कोई अंधेरी गली या मतलब कोई खून से सना खंजर उभरता है। खतरे को किसी भौतिक चीज से जोड़कर देखना एक इंसानी फितरत है। हाँ बिल्कुल, ये एक बेहद बुनियादी वृत्ति है। मानव मस्तिष्क हमेशा खतरे को एक आकार देना चाहता है ताकि वो उससे बच सके या उससे लड़ सके। लेकिन जरा सोचिए, जब खतरे का कोई भौतिक आकार ही न हो तब क्या होता है? असली खौफ शायद वहीं जन्म लेता है। बिल्कुल, ये सीधे हमारे अवचेतन मन पर वार करता है, जहां हम मतलब इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का केंद्र है। तब क्या होता है जब खतरा किसी छुरी या बंदूक में नहीं बल्कि एक आवाज में छिपा हो, जब रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाने वाली सिहरन किसी के छूने से नहीं बल्कि किसी के बोलते बोलते अचानक खामोश हो जाने से पैदा हो। एक ऐसी आवाज जो धीमी है, शांत है और जो सुनने वालों को एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक अंधेरे में खींच ले जाती है। सही कहा, ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। लेकिन अगर तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो ये बेहद कलात्मक भी है। ये कोई संयोग नहीं है कि कुछ कहानियां श्रोताओं की रातों की नींद उड़ा देती हैं। इसके पीछे एक पूरा ढांचा है। और आज हम इसी खौफनाक ढांचे को परत दर परत खोलने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है सस्पेंस और क्राइम नरेशन की शारीरिक रचना और विज्ञान। इस रहस्य को समझने के लिए हमारे पास कई बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। हम ट्रू क्राइम डॉकेट की उन सूचियों को खंगालेंगे जो दुनिया के सबसे बेहतरीन नरेटर्स का विश्लेषण करती हैं। हाँ, और साथ ही हम म्यूजियम ऑन मेन स्ट्रीट के ऑडियो स्क्रिप्टिंग नियमों को भी समझेंगे। इसके अलावा हिंदी वॉइस ओवर की तकनीकों, अपराध की दुनिया की भारी भरकम हिंदी शब्दावली और आईआईटी खड़गपुर द्वारा पॉज यानी सन्नाटे पर किए गए एक वैज्ञानिक शोध पर बात करेंगे। और सस्पेंस पैदा करने वाले नए दौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस जनरेटर्स पर भी चर्चा होगी। तो अगर इन सभी स्रोतों को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो इस डीप डाइव का हमारा मकसद ये समझना है कि महज कुछ शब्द, एक खास तरह की आवाज और कुछ सेकंड का मापा हुआ सन्नाटा मिलकर कैसे किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल तैयार करते हैं। सुनने वालों को ये लग सकता है कि वे सिर्फ एक कहानी सुन रहे हैं, लेकिन असल में उनके दिमाग के साथ एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा होता है। तो चलिए इस खेल के सबसे पहले मोहरे यानी इंसानी आवाज से शुरुआत करते हैं। ट्रू क्राइम डॉकेट ने उन महान नरेटर्स की एक सूची दी है जिन्होंने क्राइम स्टोरी टेलिंग को एक नया रूप दिया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि एक बेहतरीन नरेटर कभी भी केवल लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। वो सुनने वालों के इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया बुन देता है। उदाहरण के लिए कीथ मॉरिसन को ही ले लीजिए। ओ, कीथ मॉरिसन, उनका नाम तो इस विधा में एक संस्थान की तरह है। बिल्कुल, उनका अंदाज ऐसा है ना जैसे कोई चाचा या परिवार का कोई बुजुर्ग रात के अंधेरे में बिस्तर के पास बैठकर कोई बेहद डरावनी कहानी सुना रहा हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी लचक होती है। वो अचानक से अपनी पिच को ऊपर ले जाते हैं और फिर एकदम से नीचे गिरा देते हैं। हाँ, और यही उनकी खूबी है। कीथ मॉरिसन की आवाज का वो अजीब सा खौफ या जो क्रीपीनेस है वो बहुत ही साधारण सी बातों में भी जान डाल देता है। वो खतरे को एक बहुत ही घरेलू और अपना सा एहसास देते हैं। सही बात है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये इसलिए ज्यादा डराता है क्योंकि हम मानते हैं कि घर सबसे सुरक्षित जगह है। जब उस सुरक्षित जगह की कल्पना में एक डरावनी आवाज घुसपैठ करती है तो सुनने वाले अंदर तक सहर जाते हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर हम सिटी कॉन्फिडेंशियल शो के पॉल विनफील्ड या कीथ डेविड को देखें तो उनकी तकनीक बिल्कुल अलग है। मैंने भी ये महसूस किया है। उनकी आवाज में एक आम रोजमर्रा की बातचीत जैसा लहजा होता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त किसी कैफे में कॉफी पीते हुए मोहल्ले के किसी भयानक राज के बारे में बता रहा हो। और ये विरोधाभास जो है ये कंट्रास्ट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, क्योंकि जब एक बेहद शांत और सामान्य लहजे में कोई विभत्स हत्या या जघन्य अपराध की बात करता है तो वो सामान्य लहजा ही उस अपराध को और ज्यादा भयानक बना देता है। बिल्कुल। इसके बाद कोल्ड केस फाइल्स के बिल कर्टिस आते हैं। उनकी भारी, गहरी और शांत आवाज बिना किसी लाग लपेट के सीधे रहस्य के केंद्र में ले जाती है। उनकी आवाज में एक ऐसा अधिकार होता है जो सुनने वालों को ये मानने पर मजबूर कर देता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो अटल सत्य है।
लेकिन इन सब के बीच अगर सच में किसी आवाज ने गहरा खौफ पैदा किया है तो वो मर्डर कम्स टू टाउन के जो अलास्की की आवाज है। अरे बाप रे, हाँ। जब वो अपनी स्क्रिप्ट में खून या लाश जैसे शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी के पास से कोई ठंडी हवा का झोंका गुजर गया हो। उनकी आवाज में एक ऐसा खौफनाक अंदाज है जिसे मतलब सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो अलास्की का अंदाज इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इंसान की आवाज सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं है, ये भावनाओं को संक्रमित करने का एक औजार है। हाँ। वे शब्दों के शाब्दिक अर्थ से ज्यादा उनके वजन और उनकी बनावट पर जोर देते हैं। वे शब्दों को खींचते हैं, उनके साथ खेलते हैं। इसे देखकर मुझे एक ही बात समझ आती है, एक बेहतरीन ट्रू क्राइम नरेटर असल में एक कुशल सम्मोहनकर्ता की तरह होता है। वो अपनी आवाज के बारीक उतार चढ़ाव से, अपनी धीमी लय से सुनने वालों के दिमाग के अंदर एक डार्क खौफनाक फिल्म चला देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। खो जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे रहते हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, और एक सम्मोहनकर्ता की तरह उस नैरेटर को भी ये अच्छी तरह पता होता है कि कब शब्दों पर जोर देना है, कब फुसफुसाना है और कब बिल्कुल शांत हो जाना है। लेकिन देखिए, ये महान आवाजें भी तब तक बेअसर हैं जब तक कि उनके पास वो सही शब्द ना हो। वो खौफनाक जादू असल में कागज पर शुरू होता है। स्क्रिप्टिंग। हाँ, और यहीं से हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, कानों के लिए लिखना और ऑडियो का आर्किटेक्चर। म्यूजियम ऑन मेन स्ट्रीट की स्क्रिप्टिंग गाइड इस बात पर बहुत जोर देती है कि जब कानों के लिए लिखा जाता है तो व्याकरण और लेखन के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। यहाँ लंबे उलझे हुए वाक्यों की कोई जगह नहीं है। वाक्य छोटे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, और सबसे अहम बात, वे हमेशा सक्रिय वाच्य यानी एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। इसका कारण बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, कैसे? जब निष्क्रिय वाच्य या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए वाक्य है कि दरवाजा उसके द्वारा खोला गया, तो ये घटना और श्रोता के बीच एक दूरी पैदा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे घटना बहुत पहले हो चुकी है। जैसे कोई रिपोर्ट पढ़ रहा हो। बिल्कुल। लेकिन जब सक्रिय वाचक का इस्तेमाल होता है, जैसे उसने दरवाजा खोला, तो सुनने वाले सीधे उस पल में पहुंच जाते हैं। वे उस दरवाजे के खुलने की चरमराहट को उसी पल महसूस करते हैं। और ट्रू क्राइम में ये तात्कालिकता बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। सुनने वालों को सीधे क्राइम सीन के बीचों बीच खड़ा करना होता है। और इस तात्कालिकता को बनाने के लिए उस गाइड में ऑडियो के 8 तत्वों का भी जिक्र है। इसमें जो तत्व मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा वो है रूम टोन। ओह, रूम टोन, ये बहुत ही दिलचस्प है। आमतौर पर हमारी धारणा होती है कि एक खाली कमरे में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन ये सच नहीं है। हर खाली कमरे की अपनी एक खामोश आवाज होती है, जैसे एसी की एक धीमी गूंज, बाहर से आती किसी गाड़ी की हल्की सुगबुगाहट, या हवा का एक बहुत ही धीमा शोर। हाँ, ये रूम टोन कहानी में एक ऐसा खालीपन भरती है जो बहुत ही यथार्थवादी होता है, और जब इस रूम टोन के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जुड़ता है तो असर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। जैसे एलेक कॉफ का मिस्ट्री एल्बम ले लीजिए। उनके ट्रैक डार्क साउंडस्केप या हॉरर चेस को अगर ध्यान से सुने तो उनमें कोई बहुत तेज आवाज या चीख पुकार नहीं है। लेकिन उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई मानसिक दबाव पड़ रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। संगीत और रूम टोन मिलकर एक अंडरकरंट या एक निचली धारा बनाते हैं। वे सीधे हमारी भावनाओं और हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर करते हैं, और हमें ये एहसास भी नहीं होने देते कि वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। हमेशा ये कहा जाता है कि ऑडियो में ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या सन्नाटा वाकई ऑडियो का एक सक्रिय हिस्सा है, या फिर ये सिर्फ ध्वनि की गैर मौजूदगी है? मेरा मतलब है, क्या खालीपन अपने आप में कुछ बोल सकता है? ये ऑडियो की दुनिया का सबसे अहम सवाल है, और इसका जवाब ये है कि सन्नाटा ऑडियो का सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और अक्सर सबसे आक्रामक हिस्सा होता है। आक्रामक? वो कैसे? कल्पना कीजिए, एक नरेटर लगातार एक खौफनाक हत्या का वर्णन कर रहा है और अचानक वो एकदम रुक जाता है। बिना कुछ कहे। हाँ, वो जो कुछ सेकंड का सन्नाटा होता है ना, वो एक खालीपन नहीं है, वो प्रत्याशा से, एक डर से भरा हुआ है। उस सन्नाटे में सुनने वालों का दिमाग सबसे तेजी से दौड़ता है। वे खुद से सवाल करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। बाप रे, ये तो सच है। वो सन्नाटा शब्दों से ज्यादा जोर से चीखता है और असली खौफ पैदा करता है। और ये बात सिर्फ एक कलात्मक विचार या नरेटर का अनुभव नहीं है,
इसके पीछे एक पूरा गणित, एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ आकर ये विषय वाकई बेहद दिलचस्प हो जाता है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ता पराक्रांत सरकार और के श्रीनिवास राव ने इस पॉज यानी सन्नाटे की शारीरिक रचना पर एक बकायदा वैज्ञानिक शोध किया है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था। उन्होंने हिंदी कहानियों के ऑडियो का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। ये शोध सस्पेंस की संरचना को समझने के लिए एक मील का पत्थर है। सही कहा। उन्होंने ऑडियो कहानियों के वाक्यों को 3 डिस्कोर्स मोड में बांटा, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और डायलॉग मोड। और उनके शोध के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने पाया कि कहानी में 1134 वाक्य नैरेटिव थे, जहां कहानी सिर्फ आगे बढ़ती है। 547 वाक्य डिस्क्रिप्टिव थे, जहां किसी जगह, माहौल या चरित्र का वर्णन होता है। लेकिन सिर्फ 279 वाक्य डायलॉग थे, जहां किरदार आपस में बात कर रहे थे। और संख्या के आधार पर डायलॉग भले ही सबसे कम हो, लेकिन भावनाओं का असली केंद्र वही होते हैं। शोधकर्ताओं ने इन वाक्यों के बीच लिए जाने वाले पॉज को 3 वैज्ञानिक श्रेणियों में नापा। अच्छा, कौन सी श्रेणियां? लॉन्ग पॉज, जो 250 मिलीसेकंड से ज्यादा का होता है। मीडियम पॉज, जो 150 से 250 मिलीसेकंड के बीच का होता है। और शॉर्ट पॉज, जो 150 मिलीसेकंड से कम का होता है। यहाँ पर एक तकनीकी शब्द आता है, फन स्कोर। ये क्या है और इस शोध में इसका क्या महत्व है? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में F1 स्कोर का सीधा सा मतलब ये है कि मशीन या शोधकर्ता कितनी सटीकता से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इंसान बोलते वक्त कब, कहाँ और कितनी देर के लिए खामोश होगा। मतलब ये एक तरह से भविष्यवाणी है। हाँ, बिल्कुल। ये भविष्यवाणी की सटीकता को मापता है। और जो बात इस शोध में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि डायलॉग मोड में पॉज की भविष्यवाणी सबसे सटीक होती है। अरे वाह! इसका F1 स्कोर 0.663 पाया गया, जो बाकी दोनों मोड से कहीं ज्यादा है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, तो इस सब का असली मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए ये गणित क्यों मायने रखता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कहानी में 2 किरदार आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनके बीच का तनाव, उनका डर, उनकी घबराहट या उनका गुस्सा शब्दों से ज्यादा उस पॉज से जाहिर होता है। इंसान स्वाभाविक रूप से, मतलब बिना सोचे समझे, अपनी भावनाओं की गहराई को व्यक्त करने के लिए एक खास लय में रुकता है। तो ये कोई संयोग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इंसानी संचार का एक बहुत ही नपातुला विज्ञान है। नैरेटिव मोड में कहानी सिर्फ एक तीसरे व्यक्ति की तरह सुनाई जाती है, लेकिन डायलॉग मोड में वो कहानी, वो भावनाएं जी जाती हैं। हाँ, समझ गया। जब कोई डरा हुआ इंसान बोलता है, तो 250 मिलीसेकंड से ज्यादा का जो लॉन्ग पॉज लेता है ना, वो उसकी कांपती हुई सांसों की गवाही देता है। वो भावनाएं उस खामोशी के मिलीसेकंड्स में छुपी होती हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं, तो बोलने के बीच में लिया गया ये मापा हुआ पॉज बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डरावनी पेंटिंग में छोड़ी गई खाली जगह। जिसे कला की दुनिया में नेगेटिव स्पेस कहते हैं। बिल्कुल, वो खालीपन ही उस पूरी पेंटिंग को उसका असली वजन, उसकी गहराई और खौफ देता है। अगर एक कैनवस पूरी तरह से गाढ़े रंगों से भर दिया जाए, बिना कोई खाली जगह छोड़े, तो वो डरावना नहीं लगेगा, सिर्फ भत्ता लगेगा। सही कहा। वैसे ही अगर नरेटर बिना रुके सिर्फ शब्द बोलता चला जाए, तो वे शब्द अपना असर पूरी तरह खो देते हैं। ये बात एकदम सटीक है। वो नेगेटिव स्पेस ही शब्दों को श्रोताओं के दिमाग में उतरने और सांस लेने की जगह देता है। और जब हम इस पूरे विज्ञान और कला को हिंदी भाषा के संदर्भ में देखते हैं, तो ये और भी ज्यादा जटिल और गहरी हो जाती है। हाँ, क्योंकि विज्ञान अपनी जगह काम करता है, लेकिन जब एक इंसान हिंदी में वॉइस ओवर करने माइक के सामने बैठता है, तो उसे इस विज्ञान और भावनाओं का एक बहुत ही नाजुक तालमेल बिठाना पड़ता है। बिल्कुल। मशहूर यूट्यूब क्रिएटर हिमांशु खन्ना ने अपनी तकनीक में इसी बात पर जोर दिया है। उनका कहना है कि लंबी कहानियों को सिर्फ एक पन्ने से पढ़ना नहीं होता, सुनने वालों को एक पल के लिए भी ये नहीं लगना चाहिए कि कोई कागज से कुछ पढ़ रहा है। इसके लिए नरेटर को फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष के मूड के बीच के फर्क को गहराई से समझना होता है। जब कोई फर्स्ट पर्सन में कहानी सुनाता है, तो वो खुद वो पीड़ित, वो गवाह या वो अपराधी बन जाता है। उसकी सांसों का उतार चढ़ाव, उसकी घबराहट बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी उस किरदार की होगी। हिमांशु खन्ना ने एक
चाय की टपरी का बहुत ही साधारण लेकिन असरदार उदाहरण दिया था। अगर स्क्रिप्ट में लिखा है कि नरेटर चाय की टपरी पर बैठा है और पीछे मुड़कर आवाज लगाता है कि भैया 2 समोसे दे देना, हाँ, तो उसे पढ़ते वक्त नरेटर को अपने दिमाग में सच में ये कल्पना करनी होती है कि वो उसी शोर शराबे के बीच उसी टपरी पर बैठा है। वो सिर्फ एक लाइन नहीं पढ़ सकता, उसे उस पूरे माहौल को अपनी आवाज में उतारना होगा। इसे विजुअलाइजेशन या मानसिक स्थिति का खेल कहते हैं। अगर नरेटर खुद उस अंधेरी गली, उस खौफनाक जंगल या उस अपराध स्थल की कल्पना अपने दिमाग में नहीं करेगा, तो वो श्रोताओं तक उस खौफ को कभी नहीं पहुंचा पाएगा। सही बात है। और इस पूरी प्रक्रिया में भाषा, शब्दों का चुनाव और उसका उच्चारण एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शब्दों के वजन की बात करें तो हमारे एक स्रोत ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज ने हिंदी की कानूनी और अपराध शब्दावली की एक बहुत ही दिलचस्प सूची दी है। हाँ, वो सूची बहुत काम की है। जब हम हिंदी में अपराध, कारागार, दोषारोपण, बलात्कार, साक्ष्य और निर्दोष जैसे शब्दों को सुनते हैं तो उनका श्रोताओं के मन पर एक अलग ही और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हिंदी के इन शब्दों में एक खास तरह का ध्वन्यात्मक भारीपन होता है। ध्वन्यात्मक भारीपन मतलब बोलने के तरीके में। हाँ, इनके अक्षरों की बनावट ऐसी है कि बोलते वक्त गले से एक कंपन निकलती है। जब एक नरेटर अपनी गहरी आवाज में थोड़ा रुककर कारागार या साक्ष्य बोलता है तो उसमें एक सत्ता, एक भयंकर गंभीरता और एक खौफ झलक कर बाहर आता है। बिल्कुल। इन शब्दों का सही उच्चारण ही कहानी के पूरे माहौल को पल भर में बदल सकता है। या मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो अक्सर अनुवाद के समय महसूस होता है। आज के दौर में फिल्मों और वेब सीरीज की वजह से जब कोई अंग्रेजी का शब्द जैसे मर्डर सुनता है तो वो हमारे लिए एक आम शब्द सा बन गया है। हाँ, हम उसके आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उसी जगह पर कोई बहुत धीमी और गंभीर आवाज में हिंदी का भारी शब्द हत्या या दोषारोपण कहता है तो क्या भाषा के इस बदलाव से कहानी का मनोवैज्ञानिक खौफ श्रोताओं पर ज्यादा गहरा असर डालता है? इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। किसी भी इंसान के लिए उसकी मातृभाषा या वो स्थानीय भाषा जिसमें वो बड़ा हुआ है सबसे ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव रखती है। ये तो है। मर्डर शब्द दिमाग के लिए सिर्फ एक अवधारणा या कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन हत्या शब्द सुनते ही एक क्रूर वास्तविकता का एहसास होता है। ये सीधे हमारे सांस्कृतिक और भावनात्मक जड़ों से जुड़ा है। मतलब भाषा जितनी जड़ों के करीब होगी, डर उतना ही गहरा, सच्चा और अंतरंग महसूस होगा। ये इंसानों के लिए तो बहुत स्वाभाविक है। हम इन गहरी भावनाओं, शब्दों का वजन, मातृभाषा का असर और उस खौफनाक सन्नाटे को जन्मजात समझते हैं क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं। हाँ। लेकिन आज की दुनिया में एक बहुत ही डरावना सच हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है। एक ऐसा सच जो शायद किसी भी ट्रू क्राइम कहानी से ज्यादा विचलित करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही तो। क्या तकनीक, क्या मशीनें, मतलब जिनमें कोई भावना नहीं होती, क्या वे इस खौफनाक इंसानी कला को सीख सकती हैं? और यहीं से हम सस्पेंस की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन की बात करते हैं। ये एक ऐसी तकनीकी क्रांति है जो जितनी दिलचस्प है उतनी ज्यादा डरावनी भी है। फाइन। और 11 लैब्स जैसी एआई कंपनियों ने अब ट्रू क्राइम नरेटर, एआई वॉइस जनरेटर विकसित कर लिए। बाप रे। और सुनने वालों को यह समझना होगा कि ये कोई साधारण रोबोटिक आवाजें नहीं है जिन्हें हम 1 दशक पहले कस्टमर केयर पे सुनते थे। ये एआई अब 154 से ज्यादा भाषाओं और अलग अलग क्षेत्रीय लहजों में बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता है। और इसमें जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो है इनका इमोशन टैग्स का इस्तेमाल। अच्छा, ये इमोशन टैग्स क्या करते हैं? अब मशीन को सिर्फ शब्द नहीं दिए जाते, भावनाएं दी जाती हैं। आप एआई को निर्देश दे सकते हैं कि फलां लाइन को ब्रैकेट में फुसफुसाते हुए बोलना है या किसी खास शब्द पर गुस्से का भाव लाना है। मशीन अब भावनाओं को प्रोग्राम कर रही है। ये सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। फाइन वॉइस ने बाकायदा अलग अलग वॉइस पर्सोना या कृत्रिम व्यक्तित्व बनाए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उनकी एक एआई आवाज है सेलिना मोरेल। इसे जानबूझकर बहुत सॉफ्ट, सांसों से भरी हुई और कानाफूसी वाली खौफनाक आवाज के तौर पर डिजाइन किया गया है। ओह। या फिर उनका दूसरा एआई पर्सोना गिडियन केन, जिसकी भारी, धीमी और डरावनी आवाज किसी को भी बेचैन कर सकती है। ये तकनीक अब बिना किसी मशीनी एहसास के बिल्कुल इंसानों की तरह सस्पेंस पैदा कर रही है। यहाँ असल में हुआ ये है कि विज्ञान ने उस कला को पूरी तरह डिकोड कर लिया है जिस पर हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। एआई को अब गणितीय रूप से पता है
कि एक वाक्य में पिच को कहाँ गिराना है, डायलॉग मोड में कहाँ वो 250 मिलीसेकंड का लॉन्ग पॉज लेना है और कहाँ आवाज में एक हल्की सी कंपन लानी है ताकि सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। इंसानी भावनाओं की बात तो समझ आती है, लेकिन तकनीक के इस दौर में एक अजीब सा डर ये भी है कि क्या मशीनें वाकई इस इंसानी खौफ को पूरी तरह डिकोड कर चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं मानता हूं कि एआई स्पीड, पिच और पॉज को गणितीय रूप से बिल्कुल सही सेट कर सकता है, लेकिन क्या वो जो अलास्की जैसी वो असली रूह कंपा देने वाली क्रीपीनेस ला सकता है? वो डर जो एक इंसान के चेहरे की झुर्रियों, उसके अपने जीवन के अनुभवों, उसके अपने दर्द और उसके खुद के मौत के डर से उसकी आवाज में उतरता है, क्या कोई मशीन उस आत्मा की नकल कर सकती है? ये आज के समय की सबसे बड़ी और ज्वलंत बहस है। देखिए, एआई अभी मानव अनुभव की सिर्फ नकल कर रहा है, वो उसे जी नहीं रहा है, उसके पास कोई जीवन अनुभव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो उस नकल में इतना माहिर हो चुका है कि एक आम श्रोता के लिए इंसान और मशीन की आवाज के बीच का फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। ये बहुत डरावना है। हाँ, वो एआई शायद आत्मा की गहराई से नहीं बोल रहा, लेकिन वो हमारे दिमाग को ये यकीन दिलाने में पूरी तरह सक्षम है कि वो एक इंसान ही है जो हमें ये खौफनाक कहानी सुना रहा है। और अंततः डर तो दिमाग में ही पैदा होता है ना। तो चलिए, आज हमने इस गहन विश्लेषण में जो कुछ भी परत दर परत खोला है उसे समेटते हैं। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरी महज कुछ खौफनाक तथ्यों को एक साथ रख देने से नहीं बनती है। ये एक बेहद जटिल और बहुत सावधानी से बुना गया मनोवैज्ञानिक जाल है। बिल्कुल, ये उस नरेटर की सम्मोहित करने वाली आवाज, कानों के लिए लिखी गई सटीक छोटे वाक्यों वाली आक्रामक स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड में बजते हुए रूम टोन, विज्ञान द्वारा मापे गए वो कुछ मिलीसेकंड के सन्नाटे और कारागार या हत्या जैसी भारी शब्दावली का एक परफेक्ट कॉकटेल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी सुनने वालों को किसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनकर डर लगता है, उनकी धड़कनें तेज होती हैं या वे रात को अकेले पानी पीने जाने से डरते हैं, तो वो डर अनायास या गलती से पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। उसे बहुत ही सधे हुए तरीके से एक आर्किटेक्ट की तरह दिमाग में डिजाइन किया गया है। हर एक शब्द, हर एक पॉज का अपना एक तय काम होता है, सुनने वालों को उस अंधेरे के और करीब ले जाना। और ये कला जितनी पुरानी है उतनी ही असरदार भी। इंसानों ने सदियों से कहानियों के जरिए एक दूसरे को डराने और सावधान करने का काम किया है। ठीक है, तो इस गहरे और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अंत में मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे एक आवाज हमारे अंदर खतरे का एहसास जगाती है। आज हमने देखा कि कैसे इंसानी नरेटर्स सदियों से इस कला में माहिर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी खामियों, हमारी सांसों की आहट, हमारे दर्द और उस परफेक्ट डरावने पॉज की हूबहू नकल करने में माहिर होता जा रहा है, क्या वो दिन दूर है जब इंसानों के बजाय मशीनों द्वारा रची और सुनाई गई क्राइम कहानियां ज्यादा खौफनाक, सच्ची और असरदार लगने लगेंगी? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में सबसे बड़ा डर उस खूनी कहानी का नहीं, बल्कि उसे सुनाने वाली उस अदृश्य, भावनाहीन मशीन का होगा जो बिल्कुल हमारी तरह बोलती है? सच कभी चुप नहीं रहता और हर कहानी का एक अंधेरा सच होता है। अगर आप ऐसे ही रियल क्राइम की सच्चाई देखना चाहते हैं तो बी फॉर द क्राइम को भी लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला केस शायद और भी ज्यादा खौफनाक हो। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।